हेलो डियर एस्पिरेंट, उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज एक फिर से धमाकेदार इस सेशन की शुरुआत करते हैं। उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें बहुत जरूरी है, ध्यान से सुनना। ये यूपीएससी आईएएस 2025 में हमने फ्री मेंटोरशिप प्रोग्राम लाए हैं। क्यों ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए? क्योंकि आपको वो सब कुछ मिलेगा जो आपको इस एग्जाम के लिए चाहिए। चाहे वो प्रीलिम्स की बात हो, चाहे मेंस की बात हो, चाहे आपके टेस्ट सीरीज की बात हो, वो सब कुछ हम फ्री में देने वाले हैं। बहुत जबरदस्त चीज है, विश्वास कीजिए। आपके थिंकिंग सिनेरियो काफी कुछ बदलेगा। और जो आजकल चल रहा है ना, मेंटोरशिप के नाम पे आप पे पैसे लूटे जा रहे हैं और बिना मतलब की चीजें होती हैं और बहुत हाई कॉस्ट पे करने के बाद भी आपको वो बेनिफिट बिल्कुल नहीं मिलता है। तो उससे बचने के लिए ज्वाइन करो, विश्वास करो, उनसे अच्छा मेंटोर करूंगा बहुत बेहतरीन तरीके से। ठीक है। और एक चीज और मैं आपको बताऊं, 30 जून को, कब? 30 जून, ठीक है। और कब? शाम 7 बजे, ठीक है। एक ग्रोथ मीटिंग है, ध्यान रखिएगा, ग्रोथ मीटिंग है। इस मीटिंग को आपको जरूर ज्वाइन करना है। इसको ज्वाइन करने के लिए आपको इस नंबर पर 96967228 और 31 इस पे हमें क्या करिए, आप व्हाट्सअप कीजिए। इस पे व्हाट्सअप कीजिए। व्हाट्सअप करने से क्या होगा, हम आपको एक ग्रुप में जोड़ेंगे, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे ना, वहां व्हाट्सएप का ग्रुप दे रखा है, सीधा वहीं से जुड़ जाओ। तो जुड़ने से क्या होगा, वहीं पे डिटेलिंग मिलेगी। और ये जो ग्रोथ मीटिंग है लगभग 3 घंटे के आसपास होने वाली है। आपके ग्रोथ पे बात होगी, आपकी पर्सनालिटी पे बात होगी, कैसे पूरे साल भर आप अपने आप को एनर्जेटिक रख सकते हैं, किस हिसाब से यूपीएससी की तैयारी में कब कब ऐसी समस्याएं आएंगी जो आप फेस करेंगे। हर एक वो चीज जो आपकी पर्सनालिटी से रिलेटेड है, आपकी यूपीएससी की तैयारी से रिलेटेड है, वो सब बात करने वाला हूँ। बहुत जबरदस्त सेशन होगा, विश्वास करो। आपकी लाइफ का एक ऐसा मोमेंट आएगा ना, जब आप फील करोगे कि सर ऐसा कुछ तो पहले कभी हुआ ही नहीं था। बहुत बड़े बदलाव मैं लेकर आऊंगा, विश्वास करो मेरा। ठीक है, तो ये मीटिंग जरूर ज्वाइन कीजिए। तो उसके लिए आपको इस ग्रुप से जुड़ना पड़ेगा, तब जाके आपको वहां पे ज्वाइन होना है। तो फटाफट ज्वाइन हो जाइए। अगर अभी तक नहीं ज्वाइन किए हो तो अब भी ज्वाइन हो सकते हो, बहुत टाइम है। ठीक है। अब बात करते हैं आज के सेशन को लेके। 2023 के हमने क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे, 2022 के भी, 21 के भी और 2020 के चल रहे हैं। और आज भी हम लोग 2020 के कुछ क्वेश्चंस और देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़िए, क्या है। देखो क्या लिखा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। लिखा है, इन द केस ऑफ सीरियल्स, पल्स एंड ऑयल सीड, द प्रोक्योरमेंट एट अ मिनिमम सपोर्ट प्राइस इज अनलिमिटेड इन एनी स्टेट ऑफ इंडिया। अब अनलिमिटेड है, अंडरलाइन कर दीजिए। खतरनाक शब्द है अनलिमिटेड, है ना। ऐसा कोई शब्द है, तुरंत के तुरंत आपको अंडरलाइन करना है। अब देखो हिंदी में क्या लिखा है, सभी अनाज, दाल, दलहन या तिलहन के मामले में भारत किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद असीमित है। यानी कि अगर मिनिमम सपोर्ट प्राइस है तो सरकार उस पर जितना मन करे उतना खरीद सकती है, उस पर कोई रोक टोक नहीं है। अब आप एक स्टेटमेंट देखिए, कितना भी खरीद सकते हैं, असीमित। असीमित शब्द ही अपने आप में बहुत खतरनाक है। और ध्यान रखना, क्योंकि मैं आपको क्या सिखा रहा हूँ, क्वेश्चन जब आपको नहीं पता है तो आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं थोड़ी सी नॉलेज से। तो ऐसे शब्द जब भी आएंगे, तुरंत के तुरंत गलत काट देना। लगभग लगभग सभी स्टेटमेंट ऐसे गलत होते हैं, गलत काट दीजिए, तुरंत के तुरंत गलत काट दीजिए, क्योंकि असीमित मामला है और हर चीज पे रिस्ट्रिक्शंस है। असीमित कैसे हो सकता है? अगला देखिए, अनाज और दालों के मामले में एमएसपी किसी भी राज्य, केंद्र शासित प्रदेश में ऐसे स्तर पर तय किया जाता है जहां तक बाजार मूल्य कभी नहीं बढ़ेगा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि सरकार ने अगर एमएसपी फिक्स की है, कितना मान लेते हैं, 20 रुपए, 20 रुपए केजी मान लेते हैं। सरकार ने ये क्या किया, फिक्स किया। तो ये कह रहे हैं कि भैया 20 रुपए अगर हमने फिक्स कर दिया है, तो जो बाजार का मूल्य है वो 20 रुपए कभी नहीं पार करेगा। तुम्हें लगता है ऐसा हो सकता है? बिल्कुल, जब मन करे तब बाजार का पार कर सकता है। महंगाई बढ़ी तुरंत बढ़ जाएगा, और ये 20 रुपए क्या 30-40 रुपए तक जा सकता है। तो ये जो बात है कभी नहीं बढ़ेगा, ये तो ऐसा ही लग रहा है ना कि जबरदस्ती की बातें हैं। तो ध्यान रखना, मार्केट प्राइस विल नेवर राइज, ध्यान रखिएगा। तो इसको हम क्या कर देंगे, काट देंगे, क्योंकि सीधी सी बात है, ऐसा पॉसिबल है नहीं। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है तो नीदर और नॉर वन, ना तो एक ना तो दो, क्योंकि ये दोनों ही सही नहीं है। ठीक है। अब देखो, एमएसपी भले मैंने कभी नहीं पढ़ा, लेकिन अगर मैं थोड़ा सा दिमाग लगाता तो ये क्वेश्चन हो जाता। ऐसे क्वेश्चन 24 में भी आएंगे, आपको बस इन सब चीजों को सही से पढ़ना है, वहां पे लगाना है, टिक लगा के आइएगा। लगा के आओगे तभी तो नंबर पाओगे।
और 10-20 नंबर से रुकता है जिसका भी प्रीलिम्स रुकता है, और इन सब चीजों से आपका प्रीलिम्स हो सकता है। ठीक है, तो चलिए, तो पहले क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या रहा? डी रहा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा है? भारतीय हाथियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, विद रेफरेंस टू इंडियन एलिफेंट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आइए पढ़ लेते हैं। द लीडर ऑफ एन एलिफेंट ग्रुप इज अ फीमेल, यानी कि हाथियों के समूह की नेता क्या होती है? एक मादा होती है। अब एग्जैक्टली ध्यान रखना, जितने भी जानवर होते हैं, लगभग लगभग जो जानवर हैं, उनकी जो प्रजाति होती है उसमें जो लीडर होती है वो एक माता ही होती है, यानी कि एक मादा होती है, फीमेल होती है। तो इतनी बेसिक नॉलेज तो रखिए आप सब, क्योंकि बचपन से हम लोग जानते हैं, चाहे भैंस है, जैसे भैंस है तो भैंस क्या करती है? वो अपना लीडर होती है। उसी तरह जो शेर शेरनी होते हैं तो शेरनी क्या होती है? लीडर होती है। उसी हिसाब से एलिफेंट में भी लीडर होती है कौन? ध्यान रखना, एलिफेंट हथनी जिसे हम कहेंगे। तो ये बात तो बिल्कुल सही लग रही है, बिल्कुल सही है। ठीक है, ध्यान रखना। आगे, अधिकतम गर्भधारण की अवधि 22 माह हो सकती है। ठीक है, एक हाथी सामान्यतः 40 वर्ष की आयु तक ही बच्चा दे सकता है। एन एलिफेंट कैन नॉर्मली गो ऑन क्लेवरिंग टिल द एज ऑफ 40 ओनली। और मैंने एक चीज बताया था कि जब कभी कोई नंबर आए तो वो नंबर हमेशा लगभग लगभग गलत होते हैं, लगभग लगभग चांसेस होता है गलत होता है। तो यहाँ लिखा है 40 वर्ष, हमें नहीं पता ठीक है कि ये क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, लेकिन हमें इतना मैंने आपको सिखाया कि अगर कहीं नंबर लिखा है तो नंबर अमूमन गलत होते हैं। ठीक है, अगला पढ़ते हैं, स्टेट नंबर 4। भारत के राज्यों में हाथियों की सबसे ज्यादा आबादी केरल में है। अब देखो ध्यान से, और सबको इतना तो बेसिक फंडामेंटल पता होगा कि केरल में तो नहीं ही है, कर्नाटक में सबसे ज्यादा। क्यों? प्रोजेक्ट एलिफेंट पढ़ रहे हो, अभी रिपोर्ट आई थी एलिफेंट को लेके, क्योंकि इन्वायरमेंट में इतना बहुत भी पढ़े हो तो इतना तो पता होगा कि केरल में तो नहीं है, तो मतलब चौथा स्टेटमेंट तो हमारा गलत है। तो चौथा नंबर जहां जहां है वहां काट दीजिए। ठीक है सर, चौथा नंबर कट गया। और इतना मुझे पता है पहला सही है, पहला सही है, यानी कि पहला सिर्फ इसमें है, इसीलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 1 एंड 2। अब देखो, यहाँ पे एक नंबर दिया है, दूसरा नंबर भी दिया है, लेकिन ये वाला नंबर गलत है, ये वाला नंबर सही है। लेकिन आंसर तक पहुंचने का तरीका मेरा देखा आपने? मैंने इन चारों में से एक सही एक गलत पकड़ लिया और उससे मेरा आंसर लग गया। आपको भी यही करना है। ठीक है, अब एग्जैक्टली मुझे नहीं पता था 22 माह 40 वर्ष दोनों हो सकता है, आपको ना पता हो, लेकिन इतना तो पता है कि मादा और केरल में तो नहीं है। ये तो बेसिक फंडामेंटल है भाई, ध्यान रखना। और इतना भी नहीं पढ़ रहे हो तो यूपीएससी कैसे होगा, ये आपकी समझदारी खुद कहती है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या हो गया? ए हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं, क्या लिखा है? ध्यान से पढ़िए। इन इंडिया अंडर साइबर इंश्योरेंस, ठीक है, एंड फॉर द इंडिविजुअल विच ऑफ द फॉलोइंग बेनिफिट्स आर जनरली कवर्ड इन एडिशन टू पेमेंट फॉर लॉस ऑफ द फंड और अदर बेनिफिट्स। यानी कि अगर भारत में कोई व्यक्ति साइबर बीमा लेता है तो धन की हानि, भुगतान और अन्य लाभों के अलावा निम्नलिखित में से उसे कौन सा लाभ आमतौर पर मिलता है? अब हो सकता है कि आपको ये ना पता हो साइबर इंश्योरेंस क्या होता है, ठीक है, लेकिन इतना तो पता है इंश्योरेंस में क्या क्या चीजें होती हैं। बाइक का इंश्योरेंस कराते हो या कुछ कराते हो, या घर में टीवी फ्रिज कूलर कभी कुछ तो खरीदा होगा तो उस पर वारंटी गारंटी मिलती है। ऐसे ही सोच लो क्या होता है। अब आइए पढ़ते हैं। द कॉस्ट ऑफ रेस्टोरेशन इन द कंप्यूटर सिस्टम इन केस ऑफ मालवेयर डिस्टर्बिंग एक्सेस टू वन ऑफ द कंप्यूटर। मालवेयर किसी द्वारा किसी के कंप्यूटर तक पहुंच बाधित करने की स्थिति में कंप्यूटर सिस्टम की बहाली की लागत, यानी कि साइबर अटैक हुआ, कोई वायरस आपके सिस्टम में घुस गया और कंप्यूटर खराब हो गया, तो उसकी बहाली मतलब उसको दोबारा सही करने में, बनाने में जो खर्च आएगा, भाई इसीलिए तो ले रहे हैं साइबर अटैक। तो बिल्कुल ये बात तो बिल्कुल सही लग रही है, पहली बात तो बिल्कुल सही लग रही है, इसीलिए तो लिया जा रहा है कि नहीं? दूसरा क्या लिखा है? यदि कोई शरारती तत्व जानबूझकर इसे नुकसान पहुंचाता है तो नए कंप्यूटर की लागत उसमें मिल जाएगी। कॉस्ट ऑफ न्यू कंप्यूटर इफ सम मिसक्रेंट विलफुली डैमेज। ठीक है, क्या लिखा है? विलफुली डैमेज इफ प्रूव्ड तो। अगर अब आप खुद सोचो, जानबूझकर तुमने खराब कर दिया और वो प्रूव हो गया, मतलब आपने जानबूझकर नुकसान पहुंचा दिया और उसके बाद ये साबित भी हो गया कि आपने जानबूझकर पहुंचाया है, बेनिफिट मिलेगा? तुमने कूलर लाए हो, तुम्हें वारंटी पता है इसकी, और लाके तुम तोड़ दिए, तुम्हें मिलने वाले वारंटी खुद सोचो ना दिमाग में यार।
कोई भी इंश्योरेंस हो, इंश्योरेंस कंपनी पागल है, तब तो कोई भी कंप्यूटर तोड़ के दे देगा, जबरदस्ती में वायरस घुस के उसको खराब कर देगा, तो इंश्योरेंस कंपनी पैसे देगी? बिल्कुल नहीं देगी। लॉजिकल, मैं कहता हूँ ना, लॉजिकल क्रिटिकल थिंकिंग, तो भाई ये तो नहीं हो सकता, ये तो नहीं हो सकता। जब दूसरा नहीं हो सकता, आइए आंसर तक देख लेते हैं। दूसरा काट दो, ये कटा, ये कटा, ये कटा, 134 इज आंसर, 134 इज आंसर। तो 34 भी पढ़ लीजिए। ठीक है, साइबर एक्सटॉर्शन के मामले में नुकसान को कम करने के लिए एक विशेष सलाहकार को नियुक्त करने की लागत। ठीक है, यदि कोई तीसरा पक्ष मुकदमा दायर करता है तो अदालत में बचाव की लागत, तो ये सब देंगे। ठीक है, यानी कि कोर्ट ऑफ लॉ की जो फीस है, फाइल की है, कॉस्ट ऑफ डिफेंस वो, और कॉस्ट ऑफ हायरिंग अ स्पेशलाइज्ड कंसल्टेंट, उसकी भी फीस इसमें शामिल होगी। लेकिन ध्यान रखना, जबरदस्ती तोड़ दोगे तो उसका पैसा नहीं मिलेगा ना। तो सिंपल सी बात है, कितना लॉजिकल थिंकिंग सोच के हम सीधा आंसर पे पहुंच गए। ऐसे आपको भी सोचना है। अब यहाँ स्टेटमेंट वाले भी क्वेश्चन बन जाए तभी तुम लगा सकते हो, ध्यान रखना। ओके, किसी भी तरह से बनेगा, करके आना है, गलत नहीं करना है। और करोगे, ऐसे सोचोगे तो आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट। तो 3 का हमारा आंसर क्या हो गया? बी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 4 क्या लिखा है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। In the short-term credit delivery to the agriculture sector, district center cooperative banks, ये छोटे बैंक्स होते हैं जो जिले में होते हैं, deliver more credit in comparison to scheduled commercial bank and regional rural bank। यानी कि कृषि क्षेत्र में अगर अल्पकालिक ऋण की बात करें तो जिला केंद्रीय सहकारी बैंक जो होता है, जिसे हम लोग डीसीसी भी कहते हैं, वो अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की तुलना में अधिक ऋण देते हैं। शेड्यूल बैंक कौन होते हैं पता है आपको? इतना तो पता ही होगा, आरबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, जैसे पीएनबी, ये सब बड़े बैंक हैं, इनको हम शेड्यूल्ड बैंक कहते हैं। और आगे लिखा है रीजनल रूरल बैंक, जैसे ग्रामीण बैंक हो गए। अब इनसे ज्यादा क्रेडिट ये दे रहे हैं कोऑपरेटिव वाले। और कोऑपरेटिव वाले जानते हो सहकारी बैंक होते हैं, इनकी हालत तो वैसे ही खराब होती है क्योंकि वो मेंबर्स के द्वारा चलाए जाते हैं। तुम्हें लगता है इनसे ज्यादा लोन ये दे देंगे? सोचिए, मैं सोचने को कह रहा हूँ। तुम्हें लगता है कि कोई सहकारी बैंक जो सिर्फ जिले भर में काम करता है, वो शेड्यूल कॉमर्स बैंक से ज्यादा लोन दे देगा? सोचिए ना, मैं कह रहा हूँ, एक बार सोचो आप। तो कहोगे नहीं सर, ऐसा कैसे हो सकता है, आरबीआई से ज्यादा ये लोग लोन दोगे? पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। ये स्टेटमेंट क्यों बनाया यूपीएससी ने? ये जानने के लिए कि तुम बैंकिंग बहुत पढ़े हो, है ना। लेकिन सोचने की बात है, ये स्टेटमेंट तुम कितना भी पढ़ लो इकोनॉमिक्स, मिलेगा नहीं कहीं पे। क्यों? क्योंकि ये आपकी लॉजिकल थिंकिंग है। ठीक है, तो सीधी सी बात है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, काट दीजिए। अब दूसरा क्या लिखा है? डीसीसीबी का सबसे महत्वपूर्ण कार्य प्राथमिक कृषि ऋण समितियों को धन उपलब्ध कराना है। और बिल्कुल, क्योंकि ये कोऑपरेटिव बैंक हैं, ये जो प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी होती हैं उनको धन पहुंचाना इनका एक फंक्शन है। फंक्शन में तो बहुत कुछ आता है बैंकों में ना। तो ये कह देंगे कि इनको जो है कॉर्पोरेट सेक्टर को भी लोन देना चाहिए, इनको भी देना चाहिए, इनका फंक्शन है, फंक्शन तो होता ही है। ठीक है, तो सीधी सी बात है, ओनली 2 इज करेक्ट। तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। प्लीज 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 ध्यान से सुनो मेरी बात, सोच के आना, करके आना, नहीं तो मेरा ये सब पढ़ा लिखा है सब व्यर्थ कर दोगे। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करो अगर ये सेशन सही लग रहा है, और लाइक नहीं किए हो तो विश्वास करो पाप कर रहे हो जिंदगी में। लाइक और कमेंट जरूर करना है। चलिए नेक्स्ट। तो फोर्थ का ऑप्शन हमारा क्या हो गया? बी हो गया। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ध्यान से पढ़िए क्या लिखा है। 1991 के आर्थिक उदारीकरण के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। With the reference to Indian economy after 1991 economic liberalization considered the following statement। यानी कि 1991 में जब सुधार हुआ उसके बाद भारतीय अर्थव्यवस्था पे क्या प्रभाव पड़ा। पहला क्या लिखा है? शहरी क्षेत्रों में श्रमिक उत्पादकता 2004-5 की कीमतों पर जो रुपया श्रमिकों को मिलता था उसमें वृद्धि हुई, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में घट गई। यानी कि जो वर्कर प्रोडक्टिविटी है बेटा, वो क्या है, 2004 और 5 की तुलना में इंक्रीज हुआ अर्बन एरिया में, लेकिन डिक्रीज हुआ रूरल एरिया में। अच्छा ये बताओ, मजदूरी की बात कर रहे हैं ना, मजदूरी। अच्छा ये बताओ, पहले मान लेते हैं कि 300 रुपए मजदूरी थी, शहरों में बढ़ के मजदूरी कितनी हो गई? 400। अब मुझे बताओ, शहर में मजदूरी 400 हुई, तुम अपने गांव में हो, तुम्हें गांव में क्या लगता है, वहां मजदूरी घट गई? जरा सोचो जरा,
ये स्टेटमेंट देखो यूपीएससी कितना बेवकूफ बनाता है और हम बनते हैं। जरा बताइए मजदूरी घट गई क्या? सोचो ना, लॉजिकल थिंकिंग के बारे में सोचिए, अपने आसपास के इलाकों में आप रहते हो, जरा सोचो, यूपीएससी बस यही सिखाना चाहता है आपको कि सोच पाते हो कि नहीं सोच पाते हो। नॉलेज के साथ वो क्रिटिकल थिंकिंग है कि नहीं? क्यों 75 नंबर कट ऑफ जा रही है? क्यों? क्योंकि हम ऐसा सोच ही नहीं पाते। ठीक है, अब यहाँ क्या था, 300 से 4 हुई, क्या शहर में ही हुई क्या? गांव में भी बढ़ी है तो 350 से 350 तो हुई है, लेकिन ऐसा नहीं है भैया 300 से लेकर 250 हो गई, ऐसा नहीं हुआ है। यानी कि ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। अब पहला गलत है तो चलिए काट देते हैं पहला वाला, तो पहला यहाँ कट गया, यहाँ कट गया। अब दो स्टेटमेंट बचे, 3 और 4। 3 दोनों में है, यानी कि सिर्फ 4 पे बात करनी है, तीसरा मतलब सही है। अब पढ़ लेते हैं दूसरा। कार्यबल में ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिशत में हिस्सेदारी बढ़ी है, यानी कि द परसेंटेज ऑफ शेयर इन रूरल एरिया इन वर्कफोर्स स्टेडली इंक्रीजेस। यानी कि अब देखो, प्रतिशत लगातार बढ़ी है, क्या लिखा है? लगातार बढ़ी है। हिस्सेदारी कार्यबल, ग्रामीण क्षेत्रों में जो कार्यबल है उसकी हिस्सेदारी लगातार बढ़ी है। स्टेडली इंक्रीज, इसको अंडरलाइन कर लीजिए, अगर ऐसा स्टेटमेंट आता है तो वो गलत होता है। स्टेडली, और ये लास्ट वाले सेशन में भी मैंने बताया था, लगातार बढ़ना लगातार घटना हमेशा गलत होता है, और लगातार बढ़ी है तो दूसरा तो ऑलरेडी इसमें दिखा रहा है गलत है भाई, है कि नहीं? तो दूसरा गलत है। तीसरा, ग्रामीण क्षेत्रों में गैर कृषि अर्थव्यवस्था में वृद्धि है, यानी कि इन द रूरल एरिया ग्रोथ इन नॉन फार्म इकोनॉमी। यानी कि गैर कृषि अर्थव्यवस्था कौन सी होती है? यानी कि सिर्फ कृषि वाला काम ना हो, मछली पालन भी उसमें होना चाहिए, और भी जो एक्टिविटीज होती हैं जैसे कुक्कुट पालन हो गया, ये सब होना चाहिए। उसमें बढ़ा है मामला, बिल्कुल बढ़ा है। क्यों? क्योंकि पहले इतना व्यापार नहीं था, अब लोग कृषि के साथ व्यापार भी कर रहे हैं, तो बढ़ा है, बिल्कुल बढ़ा है, तभी तो तीसरा सही है। सोच रहे हो ना? अगला, ग्रामीण रोजगार में वृद्धि दर घटी है। अब देखो यही वाला स्टेटमेंट आपको समझना है। द ग्रोथ रेट इन रूरल एम्प्लॉयमेंट इज डिक्रीज। जैसे जो गांव है आपका, उस गांव में जो लोग हैं, है ना, क्या वो वहीं पे नौकरी कर रहे हैं क्या? ध्यान से सुनो, द ग्रोथ रेट इन रूरल एम्प्लॉयमेंट, यानी कि गांव के बहुत सारे लोग, अगर आज भी जाओगे तो पता चलेगा शहर कमार गांव है, होता है ना, सुनते हो ना, शहर कमाने गए हैं। इसका मतलब ये हुआ, सही बात है भैया, वहां एम्प्लॉयमेंट कम हुई है। क्यों कम हुई है? क्योंकि वहां इतने सारे रोजगार है नहीं कि लोग वहां उतनी नौकरियां कर पाए, संख्या बढ़ी है, रोजगार कम हुआ है। तो ये बात बिल्कुल सही करा है, इसीलिए 3 और 4 इज करेक्ट, 3 और 4 बिल्कुल सही है। मजा आया? ऐसे ही करके हमें करना है, ध्यान रखना। अच्छा मान लो आप 3 लगा के आ जाते सिर्फ, ठीक है, तब भी 2 ऑप्शन तो कंप्लीट कर पाए ना। ऐसे अगर 10 क्वेश्चन भी निकाले, 10 में 6 भी सही हो गए, तो कहाँ गलती किया आपने? खुद सोचो भाई, 6 क्वेश्चन सही हो गए तो मतलब 12 नंबर, 4 गलत भी हुए तो कम कर दीजिए उस हिसाब से, तब भी 7-8 नंबर तुम्हें मिल गए एक्स्ट्रा। मजाक है? बिल्कुल नहीं। चलिए आगे बात करते हैं। तो आंसर हमारा 5 का क्या हो गया? बी। अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे। क्या लिखा है? यदि आरबीआई विस्तारवादी मौद्रिक नीति अपनाने का निर्णय लेता है तो वो निम्नलिखित में से क्या नहीं करेगा? ध्यान से ये पढ़ा करो, क्या करना है क्या नहीं करना है, वो क्या नहीं करेगा। यानी कि आरबीआई डिसाइड करता है कि वो मतलब एक्सेप्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी लेके आना चाहता है, तो वो इसमें से क्या नहीं करेगा? व्हाट शुड बी डू नॉट टू डू, यानी कि वो क्या नहीं करेगा। तो ठीक है, आइए देखते हैं। सबसे पहला क्या लिखा है? कट एंड ऑप्टिमाइज द एसएलआर, यानी कि स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, वैधानिक तरलता अनुपात में कटौती और अनुकूलन करें। ठीक है। सीमांत अस्थाई सुविधा दर को बढ़ाएं, यानी कि इंक्रीज द मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट, कट द बैंक रेट एंड रेपो रेट। ओके, ठीक है भाई। अब देखो, मुझे क्या करना है? विस्तारवादी नीति अपनाना है। विस्तारवादी नीति यानी कि लोगों की जेब में पैसा हो, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना है, ठीक है, जिससे डिमांड बहुत तेजी से बढ़े, है ना। अब इसी तो कहेंगे विस्तारवाद। विस्तार हो रहा है मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर, चारों तरफ रोड, सड़कें, व्यापार सब बढ़ रहा है, तो इसका मतलब हुआ लोगों की जेब में पैसा चाहिए। पैसा चाहिए तो क्या नहीं करेगा? नंबर 1, कट एंड ऑप्टिमाइज द स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी, मतलब काट दीजिए, है ना, ये तो करना पड़ेगा ना। क्यों? क्योंकि मान लेते हैं एसएलआर का कोटा कितना होता है? 18% है ना। अब इसको गवर्नमेंट में काट लिया, मतलब आरबीआई ने काट के 17% कर दिया। इसका मतलब ये हुआ 1% रुपया अब किसके पास जाएगा?
बैंक के पास बचेगा और वो बैंक पैसा क्या करेगा, लोन के रूप में देगा। जब लोन के रूप में दोगा तो लोगों के पास पैसा ज्यादा आएगा, यानी कि हाँ भैया कटिंग करना तो ठीक है मामला, फिर सिंपल सी बात है। तो ये बात तो ठीक है, मतलब नहीं करेगा मतलब ये नहीं हो सकता। कट द बैंक रेट, सेम वही है, बैंक रेट कम हुआ तो रेट कम हुआ, रेट कम हुआ तो बैंकों के पास ज्यादा पैसा आया तो लोन ज्यादा बांटेंगे, ये भी कट नहीं करेंगे क्योंकि एक्सपेंशनर में कट नहीं किया जाता, सॉरी कट किया जाता है। ठीक है, तो पूछ रहा है क्या नहीं किया जाएगा, उल्टा पूछा जा रहा है। अब अगला क्या लिखा है, इंक्रीज इन मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। ये क्या होता है ना, अगर मैं इसके बारे में छोटा सा बताऊं कि बहुत ज्यादा बताएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी वो होता है जब बैंक क्या करता है, आरबीआई से बहुत अचानक से पैसे की जरूरत पड़ गई एक रात के लिए, तो वो पैसा आरबीआई बैंक को देती है उनकी कुछ लिक्विडिटी मैनेजमेंट को करने के लिए। ठीक है, तो अगर वो इंक्रीज होगा तो बैंक अपना मामला ठीक रखेंगे और लोन बांटते रहेंगे, उनको रुकावट नहीं आएगी और इससे क्या होगा, लोगों के पास पैसा पहुंचता रहेगा। तो इसका मतलब है अगर इसको बढ़ा देगी, कौन, आरबीआई इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगी तो क्या होगा, सीधी सी बात है बैंक वालों को ज्यादा ब्याज पे करना पड़ेगा और जब वो ज्यादा ब्याज पे करेंगे तो उतना पैसा क्या करेंगे, लोन के रूप में बांट नहीं पाएंगे। जब लोन के रूप में बांट नहीं पाएंगे तो इसका मतलब ये हुआ, क्या होगा, विस्तारवादी नीति नहीं रही। इसका मतलब है इंक्रीज नहीं होना चाहिए था, डिक्रीज होना चाहिए था, जैसे यहाँ कट हुआ यहाँ कट हुआ यहाँ भी कट होना चाहिए था, लेकिन यहाँ इंक्रीज लिखा है। तो मतलब है कि भैया एक्सपेंशनरी पॉलिसी नहीं होनी में क्या नहीं करेंगे, इंक्रीज नहीं करेंगे। तो यही ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है, ऑप्शन 2 इज करेक्ट, ऑप्शन 2 इज करेक्ट, है ना। और अगर आपने बेसिक इसको सही से पढ़ा है तो बहुत आसान क्वेश्चन था, विश्वास करो बहुत आसान क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए तो बस इतना ही आज के सेशन में। और कमांडो ट्रेनिंग प्रोग्राम, विश्वास कीजिए अगर आपका मेंस कमजोर है, ये 26 जुलाई से प्रोग्राम शुरू हो रहा है। हमारा टारगेट है कि आपको जबरदस्त तरीके से रोज सुबह 5:30 से 9:30 3-4 घंटे आपको रगड़ के रखें, एकदम पूरी ईमानदारी से वो मेहनत हो आपके मेंस के लेके, जिससे आपका मेंस बहुत बेहतर हो। तो मैं सबको कहूंगा ये प्रोग्राम जरूर ज्वाइन कीजिए। 26 जुलाई डेट ध्यान रखनी है, उसके पहले ज्वाइन कर लो, लिमिटेड सीटें हैं क्योंकि बहुत ज्यादा एडमिशन इसमें होंगे नहीं। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय।